So, yeah, good evening, friends, and namaskar and welcome to our ongoing KP batch. This is my fourth KP batch and lesson number 7, probably. Yes, lesson number 7, and I think we are basics हमने कर लिया है. Basics हमने कर लिया है. I think almost all the concepts of basics are clear to you. एक दो चीजें आज से हम predictions शुरू करेंगे. तो एक दो चीजें हैं प्रेडिक्शंस में, सिग्निफिकेटर्स में एक दो चीजें हैं जो कि शायद हमने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया, उसको हम डिस्कस कर लेंगे. एंड आई विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द रूलिंग प्लैनेट्स. रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं केपी में, और रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं ये बताऊंगा. उनको कब और कैसे यूज करना है, दैट आई विल टेल यू एज वी गो अलोंग. ठीक है, बिकॉज वो एकदम से ऐसा नहीं है कि वो हर जगह रूलिंग प्लैनेट्स एक तरीके से नहीं यूज किए जाते हैं. दैट यू हैव टू यूज योर डिस्क्रिशन एंड योर जजमेंट when ruling planets are to be used, whether they are to be used, and how they are to be, they are to be used, how they are to be used. But I'll tell you what ruling planets are, and I'll tell you another concept जो कि आज का मेरा टॉपिक वैसे लॉन्गेविटी है ना. वो फर्स्ट हाउस से हम स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट हाउस से जो चीजें हम देखते हैं उसमें इंपॉर्टेंट एक तो लॉन्गेविटी है, दूसरा फिर आपकी हेल्थ होती है, एंड देन ऑफ कोर्स इट इज ऑल ओवरऑल योर जनरल लाइफ, द क्वालिटी ऑफ योर जनरल लाइफ दैट यू आर गोइंग टू लीड और द नेटिव इज गोइंग टू लीव. वो फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं. फर्स्ट हाउस में आज हम लॉन्गेविटी डिस्कस करेंगे. बट बिफोर आई कम टू लॉन्गेविटी, बिफोर आई डिस्कस द चार्ट्स दैट आई हैव, एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, विच यू ऑट टू नो. ठीक है, उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. आप अभी फिलहाल रूलिंग प्लैनेट्स में मैं अलग से भी एक दिन मैं रूलिंग प्लैनेट से अलग डिस्कस करूंगा, स्पेशली व्हेन आई कम टू होररी एस्ट्रोलॉजी. होररी एस्ट्रोलॉजी आप लोगों ने सभी ने सुना होगा. व्हाट होररी एस्ट्रोलॉजी इज? होररी एस्ट्रोलॉजी का मतलब समझते हैं आप लोग क्या है? होररी एस्ट्रोलॉजी प्रश्न ज्योतिष. केपी में होररी एस्ट्रोलॉजी, जो हमने उस दिन सबलॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, 1 से 2 देयर आर 249 सबलॉर्ड्स. ठीक है, तो उसी पर होररी एस्ट्रोलॉजी सारी केपी की बेस्ड है. रूल्स उसके और नेटल एस्ट्रोलॉजी के रूल्स करीब करीब सेम है, कोई फर्क नहीं है. ठीक है, जैसे मैरिज अगर देखना है तो सेम रूल्स विल अप्लाई. 2, 7 और 11 भाव को हम देखेंगे. थोड़ा सा फर्क है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का, वो हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर वेंचरिंग इनटू, बिफोर स्टार्टिंग विद प्रेडिक्शंस, जो कि आज मैं लॉन्गेविटी से शुरू करूंगा. लॉन्गेविटी का मतलब आयु निर्णय. ठीक है, आपकी आयु कितनी है, या कोई जनरली आपके पास सवाल आएगा. अभी जैसे कोविड में ये बहुत सारे सवाल आए, जो बीमार पड़े तो लॉन्गेविटी कितनी होगी, क्या होगी. तो ये आपके पास सवाल जनरली आएगा जब जनरली कोई बीमार पड़ता है. ठीक है, वैसे ही बहुत कम लोग ऐसे पूछेंगे कि या मेरी जरा आयु देखिए आप. ठीक है, उसको एक्चुअली अवॉइड भी करना चाहिए. बट हाँ, अगर दो इसमें परिस्थितियों में आयु जरूर देखनी चाहिए. अगर आपके पास कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड का अगर हॉरोस्कोप आता है, बहुत लोग लेके आते हैं. इट इज अ मिथ कि न्यू बॉर्न चाइल्ड का हॉरोस्कोप नहीं देखना चाहिए. बहुत से पंडित जी लोग कहते हैं कि 12 साल की उम्र तक बच्चे का हॉरोस्कोप नहीं देखना. नो, इट इज अ मिथ. आपके पास न्यू बॉर्न चाइल्ड का हॉरोस्कोप कोई बनवाने आता है या कोई ले करके आता है, तो सबसे पहले उसमें लॉन्गेविटी देखिए. भाई उसकी आयु होगी तभी तो आगे कुछ देखेंगे ना उसका. तो आयु निर्णय जिसको हम बोलते हैं लॉन्गेविटी, आज वही हमारा डिस्कशन है. लेकिन उसके पहले आपको सिग्निफिकेटर्स हमने बता दिए हैं. ठीक है ना. सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेटर्स का एक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिए, जिसको हम कहते हैं अनटेनेंटेड प्लैनेट्स. उसका बहुत इंपॉर्टेंस है. अनटेनेंटेड प्लैनेट्स क्या हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ. आई
I'm going to share a screen with you. Before I come to longevity, what are untenanted planets? Let me just open a chart. देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, एक चार्ट है, और ऐसे ही कोई चार्ट है मान लीजिए किसी का, और सिग्निफिकेटर टेबल्स आप लोग अब सब फॉलो कर सकते हैं। सिग्निफिकेटर टेबल्स केपी में ये सिग्निफिकेटर टेबल्स हैं, ठीक है ना। कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो क्या बताया था कि अनटेनेंटेड, सॉरी अनटेनेंटेड के बारे में बता रहे। हाँ नहीं, हमने आप लोग ये तो आप लोग समझ गए ना कैसे देखना है कौन सा प्लैनेट किस हाउस यस को सर, यस। सिग्निफाई कर रहा है। अनटेनेंटेड प्लैनेट वो होता है जिसके स्टार में, जिसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो इसमें कैसे देखेंगे कि अनटेनेंटेड प्लैनेट कौन सा है। देखिए ये देखिए, इसमें ये जो प्लैनेट्स हैं यहाँ ओनर्स हैं, ये ओनर्स हैं। तो ओनर के अगर स्टार नक्षत्र में कोई नहीं बैठा हुआ है तो ये खाली रहेगा, सी खाली रहेगा, ठीक है। तो सैटर्न के नक्षत्र में इन स्टार ऑफ ऑनर कोई भी नहीं है, तो सैटर्न अनटेनेंटेड प्लैनेट है। अनटेनेंटेड मतलब उसके नक्षत्र, उसका किराएदार कोई नहीं है, उसका नक्षत्र खाली है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए वीनस अनटेनेंटेड है, ठीक है। इसके नक्षत्र में मतलब कोई किराएदार, इसके मकान का कोई किराएदार नहीं है वीनस, इस कॉलम से देख सकते हैं। लेकिन राहु और केतु भी अनटेनेंटेड हो सकते हैं। तो राहु केतु की कोई ओनरशिप तो नहीं होती है, तो राहु केतु के लिए आपको यहां देखना होगा। जैसे देखिए केतु के सामने कोई भी, ये ए कॉलम खाली है, तो केतु इज ऑल्सो अनटेनेंटेड। तो हमें यहां पर हमें सैटर्न, वीनस और केतु ये अनटेनेंटेड प्लैनेट्स मिल रहे हैं। इन सिग्निफिकेटर टेबल्स में देखिए सैटर्न क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है, मुझे बताइए आप लोग देख करके, कौन कौन सा भाव को सिग्निफाई कर रहा है। एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी। नंबर 1 सर 817। सैटर्न 8, 1 और ये 7 सेकंड नहीं कर रहा है क्या? सेकंड, ये सर भी कर रहा है सर। सेकंड भी कर रहा है और 7 भी 7 कर नंबर रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको ये सिग्निफिकेटर टेबल से मिल जा रहा है। उसी प्रकार से वीनस क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है, वीनस भी अनटेनेंटेड है, वीनस 8th को कर रहा है, वीनस 5-7 5th को कर रहा है, वीनस 7 को भी कर रहा है, और वीनस यहाँ 10th को भी कर रहा है। ये तो इस सिग्निफिकेटेड टेबल से आपको मिल जा रहे हैं। अब देखिए अनटेनेंटेड प्लैनेट्स में और हमें क्या देखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वी हैव टू गो बैक टू दिस टेबल। ये हम इसको यहाँ ब्लंक करते हैं और अब हम यहाँ कस्पल लेवल पे टेबल्स पे आ जाते हैं। अब देखिए कौन कौन सा जो है ग्रह अनटेनेंटेड हमें मिला। केतु मिला, एक तो केतु अनटेनेंटेड था, आपने देखा था ना। वीनस सैटर्न। हाँ, इस कॉलम से भी आप अनटेनेंटेड देख सकते हैं। ये ऊपर का देखिए, ऊपर जो ये प्लैनेटरी पोजीशंस जो है, इसमें सेकंड कॉलम स्टार लॉर्ड का है, मतलब सन का स्टार लॉर्ड वीनस है, मून का स्टार लॉर्ड, सॉरी सन का सन लॉर्ड सन खुद है, मून का स्टार। आप लोग सन एंड जुपिटर। म्यूट कर दीजिए। एवरीबडी बी म्यूटेड। जब बात करना होगा तो स्पेस बार दबा के बात कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मिस कर जाइएगा ना तो फिर आप प्रेडिक्शन में पीछे रह जाइएगा। ये देखिए मून का सबलॉर्ड सन है, ठीक है। तो इस अगर किसी प्लैनेट के स्टार में, नक्षत्र में कोई अगर नहीं ग्रह बैठा होगा तो वो प्लैनेट यहाँ एब्सेंट होगा, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा देखा था। वीनस देखिए आपको इस कॉलम में नहीं मिलेगा, स्टार लॉर्ड कॉलम में नहीं मिलेगा। और कौन सा देखा था अनटेनेंटेड, सैटर्न। सैटर्न आपको इसमें नहीं मिलेगा। और कौन सा देखा था अनटेनेंटेड, केतु। 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 ये तीनों आपको इस कॉलम में नहीं मिलेंगे। एक तरीका तो ये है देखने का। अभी
देखिए केतु का अभी मैं फिर वापस जा रहा हूं। देखिए केतु यहां पर कौन कौन से भाव को सिग्निफाई कर रहा है? केतु बताइए मुझे कौन कौन से भाव को सिग्निफाई कर रहा है? फिफ्थ, फिफ्थ और 10th, फिफ्थ और 10th, 10th, ठीक है। और भी किसी को कर रहा है? 6th and 9th। सिक्स्थ एंड नाइन्थ। सेकंड को कहीं कर रहा है क्या केतु? नहीं। नहीं कर रहा है ना। लेकिन अब आप इस नीचे इसमें आ जाइए, कस्पल सबलॉर्ड्स को देखिए। कस्पल सबलॉर्ड में कहीं केतु नजर आ रहा है? नीचे सेकंड का स्पेल सब सेकंड कस्पल सबलॉर्ड। तो एनी अनटेनेंटेड प्लैनेट अगर वो किसी कस्प का सबलॉर्ड बनता है तो वो उस कस्प का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो जाता है। ये आपको सिग्निफिकेटर टेबल में नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना बात को? ये आपको अलग से नोट करना होगा, ठीक है। और देखिए वीनस, वीनस सिक्स्थ हाउस को कर रहा है और फिर सिक्स्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है और 12th हाउस का भी कस्पल सबलॉर्ड है। अब आप वापस उस टेबल पे जाइए। हमने क्या देखा है यहाँ? वीनस अनटेनेंटेड तो हम देख लिए थे, सिक्स्थ का भी है और 12th का भी है। सैटर्न 9th का है, तो वीनस 6th एंड 12th, सैटर्न 9th। अब हम इस टेबल से कंपेयर करेंगे। देखिए सैटर्न कहीं 9th में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। सैटर्न 9th का सिग्निफिकेटर है क्या? नो सर, इसमें नहीं है। नहीं। और कस्पल सबलॉर्ड है वो। लेकिन 9th का वो अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड है। That means it is a strong significator of 9th house also. Venus is untenanted sublord of 12th and Venus is untenanted sublord of 6th. Now we will see whether Venus at the stellar level is signifying 6th. It is not, but Venus becomes a strong significator of the 6th house also and 12th house also, जो कि आपको इस टेबल में नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको अलग से नोट करना होगा। देखिए वैसे यहाँ निशान दिया हुआ है, ये वाला निशान जो नीचे वाले टेबल में देखेंगे, एक अमित जी अभी आ रहे हैं आपके पास, ये देखिए, ये निशान नीचे वाले में देखिए, ये प्लैनेट वाइज बनाया है। ये वाला निशान जो दिया है, सन इज इन सेल्फ स्टार, ठीक है, अपने स्टार में है। और ये वाला जो एस्ट्रिक्स है, हैज नो प्लैनेट्स इन इट स्टार, इसको भी देख सकते हैं आप। तो कौन कौन सा नो प्लैनेट्स इन इट स्टार्स हम लोग देखे थे? वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ठीक है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं। ये नीचे देखिए देवी प्रसाद जी, आप देख रहे हैं नीचे वाला टेबल देख रहे हैं ना? सर स्टार देखिए, स्टार मीन्स हैज नो प्लैनेट्स इन इट स्टार्स, दैट मीन्स इट इज अनटेनेंटेड। अनदर वे ऑफ सेइंग इट हैज नो प्लैनेट इन स्टार, दैट मीन्स इट इज अनटेनेंटेड। तो जहां जहां स्टार नजर आएगा वो प्लैनेट्स अनटेनेंटेड है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? सर सबको क्लियर Yes, है? अमित जी पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो अनटेनेंटेड सबलॉट्स हैं, हाँ, कस्पल सबलॉट्स, कोई भी यदि ग्रह बनता है तो इसकी स्ट्रेंथ ए बी सी में, यानी किस स्ट्रेंथ पे ए लेंगे ए सर? ए ए ए वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग। सर अच्छा, अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि मैंने अभी कल वीडियो एक डाला है। ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्यों? क्योंकि ये आपको ना तो किसी YouTube के टीचर आपको ही बताएगा, उनको मालूम है लेकिन वो नहीं बताते हैं क्योंकि दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना बुराई कर रहा हूं। हमसे मनीष जी ने ये सवाल उठाया था, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट अनटेनेंटेड का क्लियर हो गया ना? अच्छा सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर सेल्फ में जो है, जैसे सेल्फ स्टार में यहाँ पे सन है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे अनटेनेंटेड में? अगर 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 सन अपने उसमें बैठा है, लेकिन सन अगर अनटेनेंटेड हो, सन देखिए इसमें, देखिए आप अपने में तो बैठा है लेकिन सन में दूसरे का कोई और भी तो बैठा है ना।
मून तो बैठा ये है है कि इसमें अगर अपने में बैठा है और किसी और के में नहीं बैठा हो तो कंडीशन तो लगेगी। फिर वो अनटेनेंटेड वो और स्ट्रांग हो जाता है। अपने ही में बैठा है और उसके स्टार में कोई और नहीं बैठा है तो और भी स्ट्रांग हो जाता है, अनटेनेंटेड से भी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और ठीक। कॉन्सेप्ट आपको हम लोगों आप लोगों को हमने क्या उस दिन बताया, कोई भी प्लैनेट, ये 3-4 चीज आप समझ लीजिएगा ना कृष्णमूर्ति पद्धति में, तो आपको कोई भी प्लैनेट, जैसे मरकरी हम इससे देखते हैं कि 6th हाउस का हमको रिजल्ट देगा, से फॉर एग्जांपल 6th हाउस का रिजल्ट देगा। ठीक है, मरकरी 6th हाउस का रिजल्ट देगा, लेकिन 6th हाउस का रिजल्ट उसका कैसा रहेगा उसके लिए हम मरकरी के सबलॉर्ड को भी देखते हैं। मरकरी का सबलॉर्ड कौन है? सैटर्न है। तो हम देखते हैं कि सैटर्न, फिर हम वापस जाके देखते हैं सैटर्न, मरकरी का 6th हाउस से नौकरी भी लगती है, बीमारी भी होती है। तो सैटर्न क्या दिखा रहा है? सैटर्न 8वें भाव को दिखा रहा है। तो मरकरी का जो भी रिजल्ट होगा ना, नौकरी से कनेक्टेड या उसके हेल्थ से कनेक्टेड, उसको क्वालिफाई करेगा सैटर्न। 8वें भाव को दिखा रहा है तो अड़चने आएंगी। सैटर्न अगर 11वें भाव को दिखाता तो बहुत अच्छा होता, उसके नौकरी के लिए भी, उसके हेल्थ के लिए भी। आप समझे बात को? रिजल्ट तो देगा ये 6ठे भाव का ही, लेकिन कैसा रिजल्ट देगा वो उसका सबलॉट जो है ना, उस रिजल्ट को, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट जिसको बोलते हैं, वो दिखाएगा। ठीक है, सैटर्न एक जगह तो 8 दिखा रहा है, एक जगह सेकंड भी दिखा रहा है। तो सेकंड मतलब वो नौकरी में हेल्प करेगा। मरकरी 6th हाउस का लॉर्ड है, वो बीमारी भी दे सकता है और वो नौकरी भी दे सकता है, क्योंकि नौकरी 6 से देखते हैं, बीमारी भी 6 से देखते हैं। तो उसका सबलॉर्ड सैटर्न है, ये नौकरी में तो हेल्प करेगा, क्योंकि 2nd हाउस भी नौकरी में हमको कंसिडर करना होता है। लेकिन 8वां जो है, चूंकि 8वें का भी सैटर्न का सिग्निफिकेशन है, तो आसानी से कुछ नहीं होने देगा। वो नौकरी में हेल्प करेगा, लेकिन अड़चने भी डालेगा, और बीमारी में इट कैन प्ले अ वेरी बैड रोल। सीरियस इलनेस। अभी सीरियस उस पर हम जब इलनेस पर आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अभी खाली हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि सबलॉर्ड का क्या रोल। प्लैनेटरी सबलॉर्ड की अभी हम बात कर रहे हैं, प्लैनेटरी सबलॉर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो प्लैनेट्स हैं इनके सबलॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, कि ये प्लैनेट्स, कोई भी प्लैनेट, अब किसी और भी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट को ले लीजिए, किसी भी प्लैनेट को ले लीजिए, सन को ले लीजिए, सन 4th हाउस दिखा रहा है। 4th हाउस से जो हम देखते हैं, जैसे मकान जमीन भी देखते हैं, तो सन अपने दशा अंतर दशा में इनको मकान जमीन दिला सकता है, लेकिन क्या उसमें अड़चने आएंगी या स्मूथ सेलिंग होगा? तो सन का सबलॉर्ड कौन है? सन का सबलॉर्ड केतु है। तो केतु क्या दिखा रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। केतु क्या दिखा रहा है? केतु 5th हाउस दिखा रहा है, और केतु 10th हाउस दिखा रहा है। 10th हाउस अच्छा है, इट इज एन इम्प्रूविंग हाउस। केपी में 1, 2, 3, 6, 10, 11 ये इम्प्रूविंग हाउसेज है। राहु केतु के रोल्स अलग हैं, वो हम पढ़ेंगे, खाली समझाने के लिए भी आपको कर रहा हूँ। इम्प्रूविंग हाउस फिर से बता दीजिए। 1, 2, 3, 6, 10, 11 दे आर इम्प्रूविंग हाउसेज, जनरल, एक जनरल सेंस में। ठीक है, 1, 2, 3। जैसे सर वैदिक में उपाचाय हम लोग कंसीडर करते हैं सेम वे में, हाँ, जैसे वैदिक में उपाचाय हाउसेज हम कंसीडर करते हैं वैसे ही। नहीं देखिए, वैदिक को आप छोड़ दीजिए, वैदिक को दिमाग से निकाल दीजिए। वैदिक का अभी हम आप करेंगे, आप उधर दिमाग को ले ही मत जाइए। सर 10वां भी है सर 10 तो इम्प्रूविंग। 10 तो बहुत इम्प्रूविंग है, बहुत 1, इंपॉर्टेंट। 1, 2, 3, 6, 10 एंड 11। लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन है, लगे जैसे 3rd है, अगर आप मकान से अलग होंगे तो 3rd, एनी हाउस विच इज 12 टू द नेक्स्ट हाउस, उस हाउस को नेगेट करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, शादी के लिए 6ठा हाउस अच्छा नहीं है, बिकॉज 6ठा हाउस जो है इट इज 12th टू द 7th हाउस। तो जैसे प्रॉपर्टी आप बेचेंगे तो आप प्रॉपर्टी से जुदा होंगे, तो 3rd हाउस विल कम इन टू प्ले, वो 12th टू 4th है। तो लेकिन जनरल किसी चीज के लिए हम देखेंगे कि हमको देखना है कि भाई ये पर्टिकुलर प्लैनेट कैसा है, तो अगर वो 1, 2, 3, 6, 10, 11 आपके हॉरोस्कोप में सिग्निफाई कर रहा है, तो इन जनरल इट विल हेल्प यू। ठीक है, कुछ हाउसेस हैं जैसे 4th है, अदरवाइज 4th न्यूट्रल ट्रीट करते हैं,
5th न्यूट्रल ट्रीट करते हैं, 9th को न्यूट्रल ट्रीट करते हैं, 8 और 12 को खराब ट्रीट करते हैं। 6th जो है वो मिक्स्ड है, क्योंकि 6th से फाइनेंशियल स्टेटस भी देखा जाता है, नौकरी भी देखा जाता है और बीमारी भी देखा जाता है, दुश्मनी भी देखा जाता है, ठीक है। और 6 से विक्ट्री इन कंपटीशन, डिफीटिंग द एनिमी भी 6 से ही देखा जाता है, एनिमीज भी। तो 6 जो है आउट एंड आउट खराब नहीं। 8वां और 12वां, जैसे वैदिक में 8वां 12वां खराब मानते हैं, उसी प्रकार केपी में भी खराब मानते हैं। लेकिन 8वें 12वें के भी कुछ पॉजिटिव्स हैं, मुझे बोल लेने दीजिए। 8वें 12वें के भी कुछ पॉजिटिव्स हैं, जैसे 8वें से आपको इनहेरिटेंस, आपके पिताजी आपको देंगे, आप कोई भी आपको प्रॉपर्टी या कोई चीज आप इनहेरिट करेंगे, अगर वो 8वां हाउस उसको इंडिकेट करेगा। 12th हाउस प्राइमरी हाउस है फॉर गोइंग अब्रॉड, सेटलिंग अब्रॉड। तो ये हर एक हाउस के कुछ नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, लेकिन 8वां और 12वां जनरली हम खराब मानते हैं। हाँ बताइए, आप बताइए। सर इम्प्रूविंग हाउसेस माने सर वो अच्छे हैं। अच्छे, इम्प्रूविंग मतलब अच्छे। 1 2 3 6 10 11 8 and 12 आर मैलेफिक हाउसेस, अशुभ ग्रह। बाकी 4 5 7 9 ये न्यूट्रल है, ठीक है, इन अ जनरल सेंस। 7 तो मैरिज का मेन हाउस है, बट अदर पर्पसेस के लिए इट इज अ न्यूट्रल हाउस। 5th है, इट इज अ न्यूट्रल हाउस, बट फॉर आपका अगर किसी से लव अफेयर है, कुछ है, तो 5th हैज टू प्ले अ रोल। लव मैरिज है तो 5th हैज टू प्ले अ रोल, बट अदरवाइज इट इज अ न्यूट्रल हाउस, ठीक है। 5th जो है 6th को नेगेट करता है, तो अगर बीमारी से क्योर होना है तो 5th हैज टू प्ले अ रोल, क्योंकि 5th हाउस छठे के भाव असर को काटे। खैर दैट वी विल गो अलोंग, जब जैसे जैसे हम आएंगे स्टडी करेंगे, अभी हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ट हो जा रहे हैं। अनटेनेंटेड सबलॉर्ड का आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। अनटेनेंटेड सबलॉर्ड, इट विल गिव दी, जैसे यहां हमने बोला केतु अनटेनेंटेड है, तो सेकंड कस्प का रिजल्ट देगा ये अपने दशांतर दशा में। वीनस 6th का देगा अपने दशांतर, क्योंकि उसके भाव, उसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। सैटर्न 9वें भाव का रिजल्ट देगा, वो उस टेबल में दिखाए चाहे नहीं दिखाए। 9वां भाव का रिजल्ट जो होता है, जैसे गोइंग अब्रॉड होता है, लॉन्ग जर्नीज होता है, हायर एजुकेशन होता है, तो उसमें सैटर्न मदद करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट 2-3, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हमने क्या बताया, ये प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स जो हैं, ये अपने जिसके सबलॉर्ड हैं उसके रिजल्ट को वो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बताते हैं। तो हर एक प्लैनेट का हमको सबलॉर्ड देखना है। कस्पल सबलॉर्ड ये याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो अ प्लैनेट, सो इट विल एक्ट लाइक अ प्लैनेट। कस्प का रिजल्ट देगा ये कस्पल सबलॉर्ड, अगर फेवरेबली इंक्लाइंड है तो। कस्पल सबलॉर्ड के भी कस्पल सबलॉर्ड को हमको देखना होता है, ये याद रखिएगा। प्लैनेटरी सबलॉर्ड के फिर से सबलॉर्ड को नहीं देखना है, बिकॉज इट इज अ प्लैनेट। लेकिन कस्पल सबलॉर्ड जो है ये, इट इज अ प्लैनेट, एनी प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट of its stellar signification which will be qualified by its sublord signification। तो कस्पल सबलॉर्ड के सबलॉर्ड को भी देखना है। देखिए कल का वीडियो मेरा देखिएगा YouTube पे, कल का है या परसों का मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। उसका ब्लैक एक वो है, बैकग्राउंड में लिखा हुआ है ना, सबलॉर्ड्स पे लिखा है हमने, और शायद किसी चीज पर रूलिंग प्लैनेट पर है किसी। तो ये राहु केतु पर आएंगे। राहु केतु हमने आपको पढ़ा दिया ना, राहु केतु। हाँ राहु केतु सर अभी उसका सिग्निफिकेशन शायद रह गया राहु केतु का। हाँ नहीं वो आएंगे, वो भी अभी छोड़ दीजिए, वो एज वी गो अलोंग राहु केतु हम आपको बताते चलेंगे। वो थोड़ा वीडियो देखिएगा मेरा कल वाला, आप लोग सभी लोग देखिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ कौन सा वीडियो है। मैं भेजा है, सब भेजा, मैंने तो भेजा, तो ग्रुप में तो भेजा है यार, ग्रुप में भी भेजा है, तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है।
राहु केतु के बारे में हम जैसे जैसे चलेंगे वैसे बात करेंगे। तो अब आज हम शुरुआत कर रहे हैं लॉन्गेविटी से। देखिए, जब कंफ्यूज होइएगा हमसे सवाल कीजिएगा, ठीक है? व्हेन यू गेट एक डाउट कंफ्यूज, है अमित सर। बताइए। सर जैसे कि केतु सेकंड कस्प का अनटेनेंटेड की वजह से वो स्ट्रांगली उसका रिजल्ट देगा, जी हाँ, लेकिन सिग्निफिकेटेड टेबल में सैटर्न को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सेकंड सैटर्न कस्प सैटर्न को रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब? सैटर्न है खाली जो अनटेनेंटेड है सेकंड हाउस का। नहीं, वो तो अलग चीज है, वो आप अलग। सैटर्न तो अपनी जगह रिजल्ट देगा ही। हम खाली केतु की बात कर रहे हैं कि केतु भी जो है सेकंड का केतु भी रिजल्ट स्ट्रांगली देगा। देगा सर। केतु भी रिजल्ट देगा, सैटर्न तो देगा ही। ये सारे प्लैनेट्स जहां जहां बैठे हुए हैं उनका रिजल्ट देंगे। इनके अलावा जो आपको इसमें टेबल में नहीं नजर आएगा वो अनटेनेंटेड सबलॉर्ड नहीं नजर आएगा। वो आप इसके सामने जो स्टार लगा हुआ है ना, नीचे वाले टेबल में देखिए, वीनस, सैटर्न और केतु के सामने एस्ट्रिक्स लगा है कि नहीं स्टार? यस सर। ऊपर लिखा भी है ना स्टार, ये निकान देगा, हैज नो प्लैनेट्स इन स्टार। तो यस दे सर। untenanted, and if they are untenanted sublord of a cusp, they will give the result of that cusp during their dasha and antardasha. ठीक है? Is it clear now? यस सर। यस। और नहीं तो फिर जैसे हम लोग कोई टॉपिक को उसमें आएगा, अनटेनेंटेड बहुत सारे आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है वो रिजल्ट दे रहा है। सब लोग समझे? किसी मैं चलूं आगे? बताइए। यस सर। चलिए ठीक है, मैं अभी आज लॉन्गेविटी से शुरू कर रहा हूं। ये हम लोगों का ये शुभारंभ हो रहा है आज से प्रेडिक्शंस का। ठीक है, फर्स्ट हाउस से हम लॉन्गेविटी देखते हैं, फर्स्ट हाउस से हेल्थ भी देखते हैं। हेल्थ पर सेपरेट क्लास ही है, इसीलिए हम अभी हेल्थ को लेके नहीं चलेंगे। आज हम लॉन्गेविटी को लेके चल रहे हैं। लॉन्गेविटी से आप लोग क्या समझते हैं, बताइए। लॉन्गेविटी क्या मतलब है? आयु। आयु सर। आयु निर्णय सर। आयु निर्णय, ठीक है। तो आयु निर्णय, जिसने जिसने थोड़ा बहुत वैदिक का आइडिया है बताइए तो मुझे कि आयु के लिए कौन कौन से घर जो है खराब माने जाते हैं? 8th हाउस सर। नहीं, 8th हाउस सर मारक स्थान, बाधक स्थान। मारक स्थान, मारक और बाधक। मारक 2 और 7 सर, और बाधक चर के लिए और चर स्थिर दशाओं के हिसाब से अलग अलग है, 11वां, 9वां और 7वां। ठीक है 11, आपकी, 9। ठीक है, गुड, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता चलूंगा, इसमें ये राइटअप है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मैं समझाता चलूंगा। जहां आप लोगों को प्रॉब्लम होगी पूछिएगा। और देखिए, होररी एस्ट्रोलॉजी के भी जो है ना, जो प्रश्न पद्धति से भी हमने केसेस सॉल्व किए हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। उसमें कुछ है नहीं, वो जब होररी चैप्टर आएगा आपको समझ में आ जाएगा वो क्या चीज है। इट हैज टू बी रेड लाइक ए नेटल चार्ट ओनली। हाँ, कस्पल सबलॉर्ड पर आप, अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड पर भाई साहब तभी आप लोग डिपेंड कीजिएगा जबकि आप टाइम ऑफ बर्थ के बारे में श्योर है। नहीं तो नेटल एस्ट्रोलॉजी में कस्पल सबलॉर्ड को आप छोड़ दीजिएगा, डोंट डिपेंड ऑन इट। ओके, ठीक है। मेनली प्लेनेटरी सिग्निफिकेशन ही लेना है सर हाँ, नेटल में। प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन तब लीजिएगा। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ जजमेंट ऑफ लॉन्गेविटी, ठीक है। देखिए, नंबर 1, चेक आउट द कनेक्शंस ऑफ द असेंडेंट सबलॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट जो है असेंडेंट सबलॉर्ड है। अगेन रिपीटिंग, टाइम ऑफ बर्थ के बारे श्योर नहीं है तो लॉन्गेविटी को आप मत जज कीजिए नेटल हॉरोस्कोप में। होररी में प्रश्न करके जज कर लीजिए, होररी से बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट निकलता है। 2 एग्जाम्पल मैं होररी का आप लोगों को दूंगा जो कि अभी कोविड के दौरान मैंने जजमेंट किया था, ठीक है। चेक आउट द कनेक्शंस ऑफ द असेंडेंट सबलॉर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गेविटी जज करने के लिए असेंडेंट का सबलॉर्ड यानी कि लग्न का सबलॉर्ड है। देखिए, नंबर 2, इफ दिस सबलॉर्ड, दैट मींस असेंडेंट सबलॉर्ड इज कनेक्टेड टू द मारक स्थान एंड और बाधक स्थान without having connections with the life-giving bhavas oblique cusps, longevity is to be judged as short. मारक स्थान, बाधक स्थान क्या है वो अभी हम बताएंगे, ठीक है। अगर असेंडेंट का सबलॉर्ड किसी भी हॉरोस्कोप में, नेटल हो या होररी हो, नेटल में अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ पक्का है तो असेंडेंट सबलॉर्ड को देखिए
उसके क्या सिग्निफिकेशंस हैं। अगर असेंडेंट सबलॉर्ड का कनेक्शन मारक और बाधक स्थानों से है तो आप लॉन्गेविटी बोलिएगा इनकी शॉर्ट है। अब शॉर्ट लॉन्गेविटी, मिडिल और लॉन्ग लॉन्गेविटी क्या है, वो सारा इसमें राइट अप में लिखा हुआ है। मुझे एक बार पूरा पढ़ लेने दीजिए, तब आप लोग सवाल कीजिएगा। तो अगर असेंडेंट सबलॉर्ड का कनेक्शन मारक और बाधक स्थानों से है तो लॉन्गेविटी शॉर्ट मानी जाती है। नंबर 3, इफ दिस सबलॉर्ड मतलब असेंडेंट सबलॉर्ड has connections with मारक स्थान्स and बाधक स्थान्स and also with the life-giving houses, longevity is going to be up to middle age। ठीक है, अगर वो मारक स्थान बाधक स्थान से भी कनेक्टेड है और लाइफ गिविंग हाउसेस से भी कनेक्टेड है तो मिडिल एज मानी जाएगी। इफ दिस सबलॉर्ड हैज कनेक्शंस ओनली विद लाइफ गिविंग हाउसेस और उसका कोई मार्केश बाधकेश से कनेक्शन नहीं है तो लंबी आयु मानी जाती है। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। लाइफ गिविंग हाउसेस और भावर्स आर 1, 3 and 8 हाउसेस। 8वां खतरे का भी है और 8वां जो है डेथ का भी है और लाइफ का। 3, 1, 3 और 8 अगर मजबूत हैं या असेंडेंट सबलॉर्ड का इनके साथ कनेक्शन है और 8वां बशर्ते की मजबूत है, 8वां का सबलॉर्ड भी मजबूत होना चाहिए, तो फिर हम कहते हैं लाइफ गिविंग हाउसेस और भावर्स आर 1, 3 and 8। 1, 3 and 8 लाइफ देते हैं। ठीक है, लाइफ देते हैं। मारक स्थान 2nd और 7th होता है किसी भी नंबर 6 पॉइंट में। देखिए मारक स्थान, मार्केश आपने सुना होगा, है ना, मार्केश ये ग्रह मार्केश है। तो हर एक कुंडली में, हर एक हॉरोस्कोप में मारक स्थान 2रा भाव और 7वां भाव होता है। ठीक है, बाधक स्थान कैसे देखते हैं? मारक स्थान तो देखेंगे, बाधक स्थान 3 प्रकार की राशियां होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज। एरीज 11, 9, 7 याद रखिए। एरीज चर राशि होती है, मूवेबल राशि। ठीक है, बाधक मूवेबल राशि के लिए बाधक स्थान 11वां भाव होता है। जैसे एरीज मूवेबल राशि है, नीचे अभी बताएंगे कौन सा मूव। स्थिर राशि, टॉरस जैसे स्थिर राशि है तो उसके लिए मारक स्थान होता है 9वां हाउस। और डुअल राशि, द्विस्वभाव राशि, उसके लिए मारक स्थान होता है 7वां भाव। बाधक स्थान फॉर मूवेबल राशि ascendant is 11th cusp, for fixed rashi ascendant is 9th bhav, and for dual ascendant it is the 7th bhav. Movable rashis are Aries, Cancer and Libra. Aries, Cancer, Libra, Capricorn. Fixed rashis are Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius. Okay, and dual rashis are Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces. ठीक है, ठीक है। तो आप यूं याद रखिए, एरीज से स्टार्ट करेंगे ना तो एक पहला हाउस उसी ऑर्डर में चलिएगा। फर्स्ट 3 हाउसेस एरीज के लिए 11वां स्थान। एरीज अगर लग्न है तो 11वां भाव जो है वो क्या हो जाएगा, कौन स्थान हो जाएगा? सर बाधक। बाधक। टॉरस के लिए कौन बाधक हो जाएगा? 9। 9th हाउस। और उसके बाद फिर जेमिनी के लिए 7। ये साइकिल खत्म। फिर स्टार्ट करेंगे कैंसर से। ठीक है, कैंसर के लिए कौन सा हो जाएगा? 11th हाउस। फिर उसके बाद लियो 9th, फिर वर्गो 7th। इसी तरह वो साइकिल चलता है। ओके, देखिए 6th, weak 8th house and 12th bhavas are also not good for longevity। 6, 8 और 12 भी longevity के लिए अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। 10वां भाव इम्प्रूविंग हाउस है लेकिन longevity के लिए 10वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है। तो 6, 8, 12 का भी कनेक्शन अगर जो है मारक बाधक से
या दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के लॉर्ड से आ रहा है, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर लॉन्गेविटी। ठीक है, 10वां वैसे भी 10वां 12वां मोक्ष माना जाता है, मोक्ष। ऑल्सो जज, नंबर 10 देखिए, ऑल्सो जज द स्ट्रेंथ ऑफ सैटर्न विच इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर लॉन्गेविटी। शनि को आयुष कारक कहते हैं। नेचुरल कारकत्व में शनि का आयु निर्णय भी, आयु सैटर्न को भी हमको जज करना होता है। देखिए, शॉर्ट लाइफ इज अप टू 33 years, मिडिल लाइफ इज अप टू 66 years एंड फुल लाइफ अप टू 100 और बियॉन्ड 100। काल पुरुष की उम्र 120 मानी गई है, तो 66 एंड अबव लॉन्ग लाइफ माना जाता है। अब थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत एडवांस कर गया, लेकिन हम लोग इसी से अब चल रहे हैं, यही मान रहे हैं। लाइफ अप टू 8 years फॉल्स अंडर बालारिष्ट योग। बहुत ही खराब न्यूबॉर्न चाइल्ड का हॉरोस्कोप है, तो बालारिष्ट योग 8 साल तक उसकी उम्र होती है। चलिए, बिफोर वेंचरिंग इनटू प्रेडिक्टिंग लॉन्गेविटी इन नेटल हॉरोस्कोप एंश्योर दैट टाइम ऑफ बर्थ इज वेरी एक्यूरेट, अदरवाइज डू नॉट प्रेडिक्ट एज इट इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर। क्यों टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए? क्योंकि आप असेंडेंट के सबलॉर्ड से जो है आयु निर्णय करेंगे। तो अगर आप असेंडेंट सबलॉर्ड, अगर आप टाइम ऑफ बर्थ के बारे में श्योर नहीं है, तो नेटल हॉरोस्कोप से आप आयु निर्णय मत कीजिए। आप फिर होरेरी क्वेश्चन उनसे पूछिए, नंबर लीजिए 1 से 249 के बीच में, चार्ट बनाइए और आयु निर्णय कीजिए, वो बहुत एक्यूरेट आता है। इवन अदरवाइज आंसर वेरी टैक्टफुली रिगार्डिंग लॉन्गेविटी। कोई आपके पास लेके आता है, आप देखते हैं कि आयु तो बहुत कम नजर आ रही है, कोई बीमार हो रहा है, तो आप क्या बोल देंगे कि ये इनकी डेथ हो जाएगी? ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। उनको फिर हम कहेंगे नहीं, मामला थोड़ा गंभीर है, इनका जो है आप मेडिकल एड इनको दिलवाइए, इनका इलाज करवाइए, ठीक है, एंड लुक आफ्टर हिम। न्यू बॉर्न बेबी में भी जब आता है तो आप देखिए, आप नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये तो लगता नहीं है कि ये बचेगा या बचेगी, तो आप जरा टेक केयर और डॉक्टरी इलाज ठीक से करवाइए। तो ये रूल्स हैं, रूल्स ऑफ लॉन्गेविटी, ठीक है। दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ लॉन्गेविटी इन कृष्णमूर्ति पद्धति। इसमें अगर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़े। सर अभी सर ये 10वां हाउस नेगेटिव क्यों नहीं है सर? नेगेटिव माना जाता है कृष्णमूर्ति पद्धति में, probably because number 1 it negates 11th house, अदरवाइज शुभ माना जाता है एक्सेप्ट फॉर चर राशि। लॉन्गेविटी में चर राशि के लिए, चर राशि जो है बाधक स्थान होता है, ठीक है। 10th हाउस एंड ऑफ लाइफ को 10th हाउस भी शो करता है, ठीक है, ये है। सर एक बार जो 9th पॉइंट एक बार ओपन कीजिएगा सर। क्या चीज? 9th पॉइंट सर। 9th पॉइंट क्या है? 9th पॉइंट 6th 8th एंड वीक 8th 12th भावर्स। देखिए 8वां भाव लाइफ गिविंग हाउस है, लेकिन वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होना चाहिए मतलब वीक हाउस का जजमेंट हम कैसे करते हैं स्ट्रांग है कि नहीं? उसके कस्पल सबलॉट से, उसके कस्पल सबलॉट को। सर मेरा ये सवाल है सर कि ये जो 6th 8th एंड 12th के बारे में बताया सर, 6th तो बीमारी है ना, 6th तो बीमारी है, ठीक है। 8th खतरे का घर है, सीरियस ऑब्स्ट्रक्शंस, डेंजर टू लाइफ, डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस, सारा 8वें से ही देखा जाता है। और 8वां अगर मजबूत होता है तो लॉन्ग लाइफ इज प्रॉमिस्ड। बट जो मारक बाधक जो ग्रह है उनका 8वां से कनेक्शन अच्छा नहीं माना जाता है। 8 को आपको जज करना होगा। देखिए कोई बहुत गंभीर तरीके से बीमार आ रहा है और अगर आप वो अब दशा अंतरदशा लॉर्ड्स अगर आप देख रहे हैं और उनका कनेक्शन 8वें से है, तो जनरली वो खतरनाक माना जाता है, ठीक है। ये आपके पास केसेस ये तभी आएंगे जब कोई ज्यादातर कोई बीमार, आप अपना ऐसा देखना चाहिए हॉरोस्कोप, आप देख लीजिए आपका आयु, आप आयु निर्णय अपना कर सकते हैं अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है। जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं आयु निर्णय में हम सवाल पूछ करके करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द कस्पल सबलॉर्ड्स। और कस्पल सबलॉर्ड्स के बारे में आप श्योर है, बीटीआर किया हुआ है या उसके 1-2 इवेंट्स और मैच कर लीजिए, लाइफ के मैरिज को मैच कर लीजिए, नौकरी को मैच कर लीजिए, और भी किसी चीज को मैच कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा
कि उसका वो असेंडेंट सबलॉट ठीक है कि नहीं, तभी जो है नेटल हॉरोस्कोप से आयु निर्णय की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप होरली से कीजिए, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। Sir, can you hear me? आई कैन, यस। Yeah, sir, ये बाधक स्थान का इम्पोर्टेंस क्या होता है? What's the बाधक स्थान का इम्पोर्टेंस है, बाधक और मारक। देखिए ऐसा है, सेकंड हाउस से तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं ना। सेकंड हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउसेस इन द हॉरोस्कोप। आपका अक्यूमुलेटेड वेल्थ दिखाता है, नौकरी में भी वो पार्टिसिपेट करता है, मैरिज में भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि सेकंड और सेवेंथ या सेकंड सेवेंथ और बाधक स्थान के जो सिग्निफिकेटर्स है उनकी अगर दशांतर दशा एक साथ चलेगी तो डेथ हो जाएगी। नो, वो तभी खतरा होगा। आयु निर्णय का क्या मतलब होता है? वी आर गोइंग टू जज वेदर दिस पर्सन हैज अ लॉन्ग लाइफ और अ शॉर्ट लाइफ। इफ वी आर जजिंग दैट दिस पर्सन हैज अ शॉर्ट लाइफ, तो तब फिर देखिए उस 33 इयर्स के बीच में वो मारक और बाधक के सिग्निफिकेटर्स की दशा अंतरदशा कब आएगी, उसमें डेथ इज पॉसिबल। मिडिल एज है तो उसमें मारक और बाधक दशाओं की ये सिग्निफिकेटर्स की दशा का कॉम्बिनेशन कब आएगा, उसमें डेथ हो सकती है। ठीक है, सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस तो शादी भी करवाता है ना भाई। तो इसका मतलब थोड़ी कि मेरे सेवेंथ हाउस का सिग्निफिकेटर की जब दशांतर दशा आ जाएगी तो मेरी डेथ हो जाएगी। नो, ये खाली असेंडेंट सबलॉर्ड लाइफ को डिसाइड करता है। आयु निर्णय करके आपको बता देता है कि इनकी उम्र मिडलिंग है या शॉर्ट है या लंबी है। उसके बाद उसका काम खत्म हो गया। डेथ देना ना देना वो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कॉम्बिनेशंस पर होता है, ये उनका काम होता है। उसमें फिर आपको देखना है कि मारक कौन सा ग्रह है, बाधक कौन सा ग्रह है, उनकी दशाएं आएंगी जो आपने आयु निर्णय किया उस पीरियड में, तब डेथ हो सकती है। इट इज नॉट दैट कि 2-7 अगर आ गया, 1-7 और 11, 2-7-11 चर राशि में आया तो 2-7-11 से और हम क्या देखते हैं? सर शादी भी हो सकती शादी भी हो सकती है ना, डेथ थोड़ी होगी। डेथ होगी तभी जबकि वो पीरियड जो कॉम्बिनेशन 2-7-11 का, वो हमने जज किया है कि हाँ इस पीरियड में इसकी डेथ हो सकती है। वेरी सेंसिटिव मैटर, होरली से जज करना ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, ऐसा कुछ है कि सर बाधक स्थान इज मोर डेंजरस देन मारक स्थान? मारक और बाधक के कॉम्बिनेशन में डेथ होगी, बोथ हैव टू प्ले टुगेदर। हाँ, बाधक बहुत खराब माना जाता है। सर वीक 8th हाउस किसको बोलेंगे? वीक 8th हाउस उसी को बोलेंगे जिसका सबलॉर्ड जो है ना, सबलॉर्ड जो है वो भी खराब है। सबलॉर्ड आइदर 8 को ही सिग्निफाई कर रहा है या 12 को सिग्निफाई कर रहा है या 6 को सिग्निफाई कर रहा है। तो ये सब कॉम्बिनेशंस होते हैं बीमारी के, डेंजर के। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है, एंड ऑफ लाइफ भी जो 10th को भी सिग्निफाई कर रहा है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्गविटी। 8वां अगर कुछ 8वें का और कुछ देख रहे हैं, जैसे 8th हाउस का सिग्निफिकेटर जब हम लॉन्गविटी जज करते हैं तो 8th हाउस का सबलॉर्ड जो है, इफ इट हैज कनेक्शंस विद फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, ठीक है, और इवन 5th हाउस एंड 11th हाउस, क्योर का 5th हाउस होता है, क्योंकि बीमारी को काटने वाला 6ठे भाव के काटने वाला 5वां भाव होता है। दैट यू विल, वो आप एक देखिए ऐसा है ना, ये रटा रटा पाठ समझ लीजिए इसको। आपको बहुत सारे जो है परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस देखना होगा बिफोर टेकिंग अ कॉल और मेकिंग अ प्रेडिक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स आपके सामने अभी मैं और उसमें आपको बैलेंस आउट भी करना होगा। कई बार जो है मारक बाधक जो प्लैनेट्स हैं वो फर्स्ट हाउस को भी दिखा रहे हैं, लाइफ गिविंग हाउस को भी दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रांगली अगर वो आदमी बीमार पड़ा हुआ है तो पता चला वो 7वें को और बाधक स्थान को दिखा रहे हैं, तो देन दैट पर्सन इज ट्राइंग टू मेक अ रिकवरी। 5th को भी दिखा रहे हैं, बीमार है, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर स्वे जो है दशा लॉर्ड्स का स्वे जो है ज्यादा स्ट्रांगली अगर जो है मारक बाधक को सिग्निफाई कर रहा है तो डेथ हो जाती है। 1-2 एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसको स्क्रीन को चेंज करूं? यस सर।
देखिए ये एक चार्ट आपके सामने आया है, ठीक है, खुल गया चार्ट, सर ठीक है। देखिए ये चार्ट जो है ना, ये लॉन्गेविटी ऑफ मदर होररी चार्ट, ये चार्ट रोटेटेड विद 4th हाउस एज असेंडेंट। ये सवाल एक हमारे स्टूडेंट जो लास्ट बैच में हमारे साथ केपी कर रहे थे, ठीक है, वो बीच में उनको छोड़ना पड़ा, उनकी माताजी का देहांत हो गया था, तो सीखा था उन्होंने, ये लॉन्गेविटी वगैरह तो सीखा ही था। ही विल रीजॉइन अस जब एज एंड व्हेन, बीच में उनको छोड़ना पड़ा था। नाम ये उन्होंने खुद ही सवाल किया था, ठीक है, और एक्चुअली उन्होंने मुझे ये सिंगापुर में बनाया था इस चार्ट को, उन्होंने ये मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, ये खुद उनका बनाया हुआ चार्ट था, व्हाट्सएप पे भेजा था, इसीलिए मैं इसको ठीक से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया। मेल के थ्रू जितना हो सका मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया है। ये मेल में देखिए, ये लेफ्ट साइड में देखिए कर्सर हमारा, ये सब कट गया था। ये प्लानिटरी डिग्रीज तो मुझे मिल गई थी, नहीं उसी ऑर्डर में मैंने वो देख करके फिर प्लैनेट्स का नाम लिख दिया और 1 to 12 कास्ट यहाँ लिख दिए हैं। और ये होररी चार्ट था। अब होररी चार्ट था, उससे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, यू ट्रीट इट एज ए चार्ट, नॉर्मल चार्ट। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में उन्होंने देखा था। सर रूल तो दोनों में एक ही लगते हैं सर, रूल दोनों होररी। में एक लगते हैं, रूल दोनों में एक लगते हैं, ठीक है, रूल दोनों में एक लगते हैं। देखिए अब द क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द सन, उन्होंने खुद सवाल किया था, नंबर एक उन्होंने दे करके ये होररी चार्ट बनाया था। रिगार्ड उनकी मदर को कोविड हो गया था, ठीक है, मदर इंडिया में थी, वो सिंगापुर में, अभी भी सिंगापुर में, इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ही विल जॉइन अस। जहां तक उन्होंने केपी हमारे साथ किया था, उसके बाद वो मदर के डेथ की वजह से ही छोड़ना पड़ा था, ही विल जॉइन अस बैक। तो उन्होंने ये चार्ट इरेक्ट करके मेरे पास भेजा था कि सर जरा बताइए मुझे, ये 22 मई 2021 को होररी चार्ट उन्होंने ये बनाया था। अच्छा, ये चार्ट को रोटेट कर दिया गया 4th कस्प से, क्योंकि ये मदर के लिए क्वेश्चन था, तो 4th कस्प को एज असेंडेंट किया गया है, एज असेंडेंट ट्रीट किया गया है। देखिए यहाँ लिखा भी है रोटेटेड बाय कस्प 4, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ऊपर ना, देखिए मैं इसका कर्सर चेंज करता हूँ थोड़ा, ये देखिए लिखा है ना रोटेटेड, कर्सर देखिए, रोटेटेड बाय कस्प 4, ठीक है। अगर आप सवाल कर रहे हैं, जैसे अपने मान लीजिए अपने बेटे के लिए आप सवाल कर रहे हैं कि मेरा बेटा, मान लीजिए मेरा बेटा जो है विदेश जाएगा कि नहीं, मेरा बेटा कंपटीशन दे रहा, क्वालिफाई करेगा कि नहीं, तो बेटा इज रिप्रेजेंटेड, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे 5th हाउस जो है वो आपको बेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो 5th हाउस को आपको चार्ट रोटेशन का ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में फीचर है, तो उस पर आप 5th पर दबाइएगा तो 5th हाउस विल बिकम द असेंडेंट, तब आपको जजमेंट करना है। इसमें 4th हाउस हैज बिकम द असेंडेंट। देखिए चार्ट longevity of mother horary नंबर है, चार्ट रोटेटेड विद 4th एज असेंडेंट। तो देखिए द क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द सन रिगार्डिंग हिज मदर्स लॉन्गेविटी ऑन 22/5/2021। उनकी माताजी बीमार तो थी, कुछ दिन से, एक आध हफ्ते से बीमार थी, तो एक बार उन्होंने पहले भी मुझे किया, भेजा चार्ट, तो वो पता नहीं मेरे रिकॉर्ड्स में खो गया है, तो भी मैंने उनको बोला था कि देखो यार बहुत मतलब वो तो नहीं है, बहुत एनकरेजिंग नहीं है, बट एनीवे इलाज उलाज करवाते रहिए। उसके बाद फिर उनको तसल्ली नहीं हुई तो फिर उन्होंने एक चार्ट बनाया, ठीक है। अब नंबर कौन सा था हमको पता नहीं, नंबर नहीं भेजा, ये चार्ट सीधे भेजा है उन्होंने। द चार्ट वाज रोटेटेड विद द 4th हाउस एज द असेंडेंट एज द क्वेश्चन वाज फॉर द मदर। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं? आप अगर कोई सवाल करते हैं होररी में अपने फादर के बारे में कि हमारे फादर जो हैं, हमारे फादर की क्या लॉन्गेविटी, फादर से रिलेटेड कोई भी काम, मेरे फादर मकान बना पाएंगे कि नहीं, आपने सवाल किया, नंबर दिया, एक चार्ट आ गया, मान लीजिए 50 नंबर दिया, एक चार्ट आ गया, फादर के बारे में क्वेश्चन है, तो फादर किस हाउस से देखा जाता है? 9th हाउस को आप एज असेंडेंट ट्रीट करके चार्ट को रोटेट कर देंगे। अभी मैं आपको रोटेट करके दिखाऊंगा चार्ट, या पहले मैं दिखा देता हूँ, रुकिए आप लोग 1 मिनट में आपको ना पहले दिखा देता हूँ चार्ट।
कैसे रोटेशन होता है। कहाँ चला गया यार। अच्छा ठीक है, रुकिए। अच्छा ठीक है, समझ लीजिए, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन बता, तो ये मदर के लिए क्वेश्चन था। 22/5/2021 को ये सवाल किया गया था। 22/5/2021 को देखिए, ये दशा पीरियड ऊपर दिया हुआ है। दशा सूर्य की चल रही थी, भूख अंतरदशा वीनस की, प्रत्यंतर दशा वीनस की, सैटर्न की सूक्ष्म दशा और सन की प्राण दशा। ये 22/5/2021 को उनकी मदर आईसीयू में थी। ठीक है, ये चल रहा था। उन्होंने 22 को जब पूछा। अब आइए आप असेंडेंट सबलॉर्ड कौन है देखिए। यहाँ पर ये कट गया था तो हमने ये भर दिया है। फर्स्ट हाउस का असेंडेंट सबलॉर्ड देखिए मून है। ये लेफ्ट साइड में देखिएगा, कस्पल पोजीशंस मून है। ठीक है, ascendant sublord moon is a strong significator of the 11th cusp which is बाधक कस्प। ये इस लग्न के लिए, तुला लग्न के लिए बाधक कस्प 11th कस्प होता है। ascendant sublord moon is a strong significator of the 11th house। देखिए 11th हाउस के सामने सिग्निफिकेटर टेबल से मून नजर आ रहा है आपको, है ना मून? सर ठीक है, तो मून ascendant sublord is connected strongly with the बाधक house। अगेन उसके बाद आइए sublord of moon, that means sublord of the ascendant is Venus। Venus is the untenanted sublord of the 11th बाधक कस्प। देखिए यहाँ पर Venus is the untenanted। Venus देखिए यहाँ पर, आप Venus के सामने यहाँ एक लाइन यहाँ कट गया। खैर एनीवे, वीनस इज अनटेनेंटेड। ठीक है, देखिए यहाँ वीनस आपको कहीं नहीं नजर आ रहा है। ये सेकंड ऊपर देखिएगा, स्टार लॉर्ड में कॉलम में कहीं वीनस नजर नहीं आ रहा है ना। वीनस इज द अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ द 11th हाउस। तो मून तो खुद 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, और उसका सबलॉर्ड वीनस जो है वो अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ द 11th बाधका कस्प है। ठीक है, तो मून हर तरीके से जो है बाधकेश का काम कर रहा है। प्लैनेट मारक का को जो सिग्निफाई करता है उसको मार्केश बोलते हैं, जो बाधक को सिग्निफाई करता है उसको बाधकेश बोलते हैं। और दूसरी बात समझिए, देखिए ये एक चीज और बताते हैं, कौन सा प्लैनेट लॉन्गेविटी में असेंडेंट सबलॉर्ड अगर है, मून इज, आपको मालूम है ना दैट मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। आप लोगों को पता है ना, मून जो है पूरे जोडियाक का चक्कर 1 महीने में लगाता है, लूनर मंथ जिसको बोलते हैं। तो जब मून बाधकेश बन रहा है और वो असेंडेंट सबलॉर्ड है, तो इसका मतलब जो भी होना है वो बहुत क्विक होगा, फास्ट होगा। Sublord of moon is Venus, the untenanted sublord of the 11th बाधका कस्प। At the stellar level it signifies, Venus is signifying 12th। देखिए यहाँ 12th and 10th। तो मून हर तरीके से जो है मुसीबत लेकर के आया जब इन्होंने सवाल किया। अब आ जाते हैं महादशा लॉर्ड पर। तो ये तो हमने देख लिया कि ज्यादा होप्स नहीं है। ठीक है, बाधक मारक सबसे कनेक्शन है। अब महादशा पर आ जाते हैं। महादशा लॉर्ड सन सिग्निफाइज 8वां भाव, 11th एट द स्टेलर लेवल। देखिए सन जो है महादशा लॉर्ड 11th को सिग्निफाई कर रहा है, बाधक हाउस को। ठीक है, सिग्निफाइज 8th also and 11th at the stellar level and is in the sub of केतु। देखिए सन का सबलॉर्ड कौन है, देखिए यहाँ पर ऊपर सन का सबलॉर्ड कौन है, केतु है ना। केतु क्या सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफिकेटर टेबल में देखिए। केतु इज आल्सो अनटेनेंटेड। वो तो ठीक है, केतु क्या सिग्निफाई कर रहा है, 2 नंबर से 2 नंबर मार्केश। ठीक है, सो सन directly is signifying at the stellar level 11th house and its result will be qualified by Ketu which is the Markesh। ठीक है, second house। so महादशा लॉर्ड, MDL मतलब महादशा लॉर्ड। Sun signifies 8th danger house, 11th at the stellar level and is in the sub of Ketu which is a strong significator of the
Marak second house. The Antardasha Lord and Pratyantardasha Lord is Venus. इस टेबल में देखिए अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतरदशा लॉर्ड दोनों वीनस है, which is already discussed. 11th हाउस का वो अनटेनेंटेड सब लॉर्ड है, ठीक है. The lady passed away on 24/5/2021. देखिए मैंने उनको बता दिया था कि थोड़ा सा मामला अच्छा नहीं है. Lady passed away on 24/5/2021 when Saturn सूक्ष्म, बाकी तो हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, सन वीनस देख चुके हैं. सूक्ष्म जो है सैटर्न की चल रही थी, was on, it was running, and राहु प्राण was running. जिस दिन डेथ हुई उस दिन सैटर्न और राहु चल रहा था. सैटर्न सिग्निफाइज 12 देखिए यहाँ, एंड इट सबलॉर्ड इज मरकरी. अब आप मरकरी देखिए क्या सिग्निफाई कर रहा है, ऊपर देखिए सिग्निफिकेंट टेबल, मरकरी देखिए, बताइए मुझे क्या सिग्निफाई कर रहा है. 7th हाउस सर. 7th हाउस मार्केश, ठीक है. सो दी कॉम्बिनेशन इज कंप्लीट. Saturn signifies 12th house, which is almost 12th house longevity में it is almost a Marak house. Signifies 12th, and its sublord is Mercury signifying 7th house. Rahu, the Pran Dasha Lord, represents Venus, okay, because Rahu is sitting in Taurus, and its sublord is Saturn. Rahu का sublord भी Saturn है, Rahu का sublord Saturn है, Saturn भी हमने डिस्कस कर लिया है. तो there was very little hope. इन्होंने एक पहले भी मेरे पास जो चार्ट भेजा था उसमें भी वो शायद 10 दिन पहले भेजा होगा, वो मेरे पास कहीं होगा, लगता है सेव नहीं कर पाया था मैं. और उसके बाद फिर इन्होंने 22 तारीख को भेजा, तो आई एवरी डे आई यूज्ड टू कॉल हिम अप एंड ये मतलब द लेडी पास्ट अवे, ठीक है. इनका देखिए आपको मैं, इनका जो ये मेरे स्टूडेंट ही हैं, आप लोगों के साथ ये ज्वाइन करेंगे. ये देखिए यही इन्होंने भेजा था मुझे, और हमने लिखा व्हेन डिड शी पास अवे, तो ये देखिए यहाँ लिखा है नीचे 24th मई, शी पास्ड अवे ऑन 24th मई. और ये टेबल वगैरह जो मैंने रिप्रोड्यूस किया है यहाँ पर, ये सब इन्होंने मुझे ये व्हाट्सएप पे भेजा था, ठीक है. ही विल कम, ही विल बी विथ यू. तो ये होररी के थ्रू जो है ये जजमेंट ऑफ लॉन्गेविटी है. यहां पर कहीं भी कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं थी, ठीक है. यहाँ एक कॉलम कट गया ऑनर्स वाला, कट एंड पेस्ट में. एनीवे दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. इसमें कहीं कोई डाउट है तो पूछिएगा मुझसे. सर दिस ये लॉन्गेविटी के लिए सर ओनली मारक एंड बाधक को देखने से एकदम ओनली should be मारक okay. एंड बाधक, ओनली मारक एंड बाधक. अब आप लोग 8th की हाउस की बात कर रहे थे ना, स्ट्रेंथ ऑफ द 8th हाउस, ठीक है. चलिए आइए अब आप देखिए 8th हाउस का सबलॉर्ड देखिए कौन है. सैटर्न से. सैटर्न है ना. सैटर्न का क्या सिग्निफिकेशन है, 10th को सिग्निफाई कर रहा है. और सैटर्न का सबलॉर्ड देखिए क्या है, मर्क्यूरी. मरकरी क्या सिग्निफाई कर रहा है, 7th हाउस सर. 7th मारक हाउस, ठीक है. So that's how it works, okay. 3rd house another life giving house. देखिए 3rd house का कौन है, 3rd house का वो कौन है, सबलॉर्ड कौन है. सब लॉर्ड वीनस सर. वीनस को डिस्कस कर चुके हैं ना हम लोग ऑलरेडी. अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ 11th हाउस. तो ये this is a case in front of you. This is how we judge longevity. Be very confident of judging longevity through horary, ठीक है. उसमें थोड़ा सा नेटल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर ऑफ द बर्थ टाइम. तो ये एक एग्जांपल है. अच्छा जल्दी जल्दी बहुत टाइम हो गया आज, कहाँ चला गया ये. तो ये तो एक है, ये देखिए आप, ये एक लेडी ने ये
पूछा था मुझे ये भी कोविड के टाइम में, देखिए फोन आया था, लेडी हैड कॉल्ड मी फ्रॉम चंडीगढ़ फॉर कंसल्टेशन, लॉन्गेविटी ऑफ एल्डर ब्रदर, होरेरी नंबर 213 8/6/2021 एट रांची, जो हमने जज किया 14/8/36 में 2:08 PM तो हमने जज किया था। उन्होंने नंबर दिया था मुझे 213, उसी का ये चार्ट है। ठीक है, नंबर छोटी बहन द्वारा दिया गया था, तो चार्ट को रोटेट किया गया बड़े भाई के लिए। बड़ा भाई किससे देखते हैं? 11th house। 11th हाउस सर। ठीक है, तो चार्ट को रोटेट किया गया। देखिए 11th एज असेंडेंट, ऊपर देखिए यहाँ पर 11th एज असेंडेंट, चार्ट को रोटेट किया गया। ठीक है, रूलिंग प्लैनेट्स हमने उस समय निकाल लिया। रूलिंग प्लैनेट्स जब डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा रूलिंग प्लैनेट्स हमेशा यूज करना है नहीं करना है। नहीं, पिछले में नहीं किया रूलिंग प्लैनेट्स बिकॉज इट वाज वेरी ऑब्वियस। कुछ कंफ्यूजन होने से फिर रूलिंग प्लैनेट्स यूज किया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन was asked by younger sister for her elder brother suffering from COVID regarding his longevity. सवाल कब पूछा गया हमसे? सवाल पूछा गया 8 तारीख को, 8 जून 2021 को। The chart is thus rotated with 11th house as taken as ascendant. ठीक है, 11th house taken as ascendant. अब देखिए, महादशा of sun was on at the time of the question. ठीक है, महादशा of the sun was on at the time of the question. Sun is मारक and बाधक। देखिए sun की पोजीशन देखिए, sun is मारक and बाधक, being significator of 7th, and the sublord of sun is Mars, a strong significator of 2nd. देखते जाइएगा ऊपर, sun 7th के सामने नजर आ रहा है और sun का sublord Mars आपको 2nd में नजर आ रहा है, and thus becomes a Maraka planet. महादशा लॉर्ड ये देखिए ऊपर, Mahadasha Lord Sun. The Antardasha Lord was Rahu, signifying 5, 6, 8, and through its sublord Saturn, it signifies 5, 2, and 8. 2, 6, and 8 significations are negative for longevity. Rahu represents Venus, which signifies 6, 7, and 11. 6th is illness, 7th is Marak. Sublord of the 6th is untenanted Jupiter. Sublord of the 6th house is untenanted Jupiter, which is also the untenanted cuspal sublord of 4th and 7th. 4 stands for lungs. ठीक है, lungs के लिए, बीमारी से कोविड देख रहे हैं ना। 6th for illness, 7th is मारक। प्रत्यंतर दशा Lord Moon is signifying 6th, illness and lungs. Sublord of Moon is Rahu, already discussed. I marked 9/6/21, the very next day. I marked 9/6/21, ये offense off किया हुआ हमने. I marked 9/6/21 as the critical day, as the Sukshma of Mars was to run that day, and Mars is the strongest ruling planet. ये timing of event है, ये तो decision हो गया कि बचने का chance कम है. The boy passed away on 9/6/2021. He was suffering from COVID with severely damaged lungs. अब मार्स को हमने क्यों चूज किया? इसमें से डेथ तो हम तो ये देख लिए कि बचना चांद मुश्किल है, बट आई जस्ट सेड दैट क्रिटिकल जो है वो 9 तारीख है। क्यों क्रिटिकल है? क्यों हमको इसमें से चूज करना था, डेथ वाज सर्टेन, चूज करना था। ये रूलिंग प्लैनेट्स देखिए, ये मार्स है, मरकरी है, सन है, वीनस, राहु, मार्स, केतु, तो इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है। असेंडेंट सबलॉर्ड जो स्टार लॉर्ड मार्स जो है, इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट, और ये 9 तारीख को इसका सूक्ष्म पड़ रहा था, तो हमने उनको बोला कि 9 तारीख बहुत क्रिटिकल है, एंड द बॉय पास्ड अवे ऑन 9th। ये अभी 2 महीने पहले का केस है। ये भी हमारे एक यूट्यूब में फॉलोअर है, उनके रेफरेंस के थ्रू ये हमारे पास आए थे, आई थी। हाँ जी, शायद आपने यूट्यूब में भी डाला था, डाला होगा, हाँ हो सकता है डाला होगा। और इसको फिर इनके नेटल चार्ट को भी हमने वैदिक नेटल चार्ट को भी डिस्कस किया हुआ है। वो कहाँ चला गया, मेरे को देखने दीजिए एक मिनट, था तो इसी में। नेटल चार्ट को हमने शायद डिस्कस किया है, देखिए एक मिनट।
हाँ, इसमें नेटल चार्ट भी को भी हमने नेट इनसे टाइम पूछ, एक मिनट, ये देखिए, ये इनका नेटल चार्ट है, वो लेडी से टाइम पूछ करके मैंने, ये नेटल चार्ट सेम बॉय का नेटल चार्ट है। अब टाइम ने वो नहीं किया था, लेकिन बट आई वाज होरली से मैंने देख लिया कि 100% है, तो मैंने नेटल चार्ट बीटीआर वगैरह शायद नहीं किया था हमने देखा चलो देखें नेटल से क्या इनका नजर क्या आ रहा है। तो नेटल के थ्रू देखिए, आप लोग को मैं दिखाता हूँ नेटल के थ्रू। ये नेटल चार्ट है इनका, मतलब जन्म पत्री। नेटल चार्ट मतलब जन्म पत्री। सबलॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज मार्स नेटल चार्ट में। सबलॉर्ड ऑफ असेंडेंट यहाँ देखिए मार्स है, मार्स सिग्निफाइंग 9 4 12 3 8 एंड 7 थ्रू इट सबलॉर्ड राहु, मार्केश को सिग्निफाई कर रहा है। राहु इज मारक एंड बाधक, सो ओनली मिडिल लॉन्गेविटी अपीयर्स। अब ये इवेंट होने के बाद हमने इसको जज किया है। सो ओनली middle level longevity is promised. Rahu again represents Mars only. Rahu represents Mars because Rahu is sitting in Aries. The boy passed away on 9/6/2021. The Mahadasha Lord was Rahu. इनकी राहु की महादशा चल रही थी। And अंतरदशा Lord was Venus, significator of the Marak second house. देखिए Venus ऊपर देखिए second house 10-5 Venus, the second house 10-5-6-9। Venus इतने planets को, इतने houses को वो signify कर रहा है। 6 को भी कर रहा है, 5 को भी कर रहा है, 6 को भी कर रहा है, 9 को भी कर रहा है। The sublord of Venus is Mercury 6, 9, 4, 7, 1, 10. Pratyantar Dasha Lord was Rahu, already discussed. Sukshma Dasha Lord was Saturn, 2, 5 और 6 को कर रहा है। प्राण was Venus, 2 और 10 को कर रहा है। It can be seen that there were overpowering significations of 2, 6, 7 and 10 in the chart of the Dasha Lords. There were significations that indicated efforts towards recovery. Efforts towards recovery, he was put in ICU, he struggled, but death giving significations were more potent. तो ये दोनों नेटल एज वेल एज होररी से, नेटल तो बाद में हमने जस्ट फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट हमने देख लिया। पहले उन्होंने ये चार्ट मेरे पास भेजा था, लेकिन हमने आई वाज नॉट श्योर अबाउट द टाइम, सो आई आस्क्ड दैट लेडी फॉर अ होररी नंबर। हमने होररी नंबर मांगा था। वही चीज है होररी वाला जो अभी डिस्कस किया, ये ऊपर वही रिप्रोड्यूस्ड है। तो होररी और नेटल दोनों से जस्टिफाई, बहुत सारे चार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, नॉट ओनली इन लॉन्गेविटी, और भी नौकरी है और भी है चीजें जिसमें कि होररी और नेटल से सेम रिजल्ट आया है। ठीक है, टाइमिंग भी सेम है, रिजल्ट भी सेम है। देखो दिस इज हाउ यू टाइम। और एक दो चार्ट करेंगे या फिर कल के लिए छोड़ेंगे? कल सर सेम टॉपिक रहेगा? सेम टॉपिक रहेगा, खत्म कर देंगे, दूसरा टॉपिक शुरू कर देंगे। कर लेंगे सर, अभी कर लेंगे, बहुत देर हो जाएगी। कोई बात नहीं सर, अगर सब ओके है तो। ठीक है, चलिए, ये लॉन्गेविटी ऑफ एल्डर ब्रदर हो गया, ये लॉन्गेविटी ऑफ मदर हो गया, एल्डर ब्रदर हो गया, एस्ट्रोलॉजी। अरे एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर जैसे आपने बताया कि अगर कोई पर्सन पूछ रहा है अपने चाइल्ड के लिए, तो 5th हाउस से हम चार्ट को रोटेट कर देते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अगर सुनिए, फर्स्ट चाइल्ड के लिए पूछ रहा है तो 5th, सेकंड चाइल्ड के लिए पूछ रहा है तो 7th, बिकॉज छोटा भाई 3rd से देखा जाता है, तो 5th से 3rd जो है उसका छोटा भाई हो जाएगा। ठीक है, ओके हाँ, और 3rd चाइल्ड अगर है तो 9th। ठीक है ना? ओके सर, यही क्वेश्चन था। ये देखिए, ये है, ये लॉन्गेविटी है। ये हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटे का था। तो अच्छा, मैं ना आज नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे को एक्चुअली मैं भूल गया था, एक तो टाइम भी हो गया। मैं इंसुलिन लेता हूँ और मैं रिकॉर्डिंग बंद करके बताता हूँ।
कल करूंगा मैं जल्दी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कल मैं 10 मिनट में 2 केसेस और हैं, और भी हैं लेकिन 2 मैंने खाली रखा था।